नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आजकल हम लोग एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। लास्ट डे हम लोग ने 121 से 130 तक किया था। ठीक है, आज 131 नंबर से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बेस्ड ऑन वोल्ट मीटर और एमीटर रीडिंग। ठीक है, वोल्ट मीटर का एमीटर का जो रीडिंग दिया हुआ है उसके हिसाब से मेजरिंग नेटवर्क में हम लोग को रजिस्टर आर का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, वोल्ट मीटर जो होता है वो कोई भी इक्विपमेंट के पैरेलल में लगा हुआ रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी पैरेलल लगा हुआ है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, और जो एमीटर होता है वो सीरीज में लगा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं है, खाली है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो करंट ऐसे करके फ्लो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना कितना दिया हुआ है देखें। एक में दिया हुआ है 5। ठीक है, 5 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे ये आप लोग करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हाफ एम्पर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 0.5। ठीक है, यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा 5.0, ये होगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो हम लोग को आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम लोग के पास भी का वैल्यू है कितना है, 5 वोल्ट दिया हुआ है वोल्ट मीटर का। ठीक है, 5 वोल्ट दिया हुआ है, और एम्पियर जो है आपका हाफ एम्पियर। सिंपली आप ओम्स का लॉ लगाइए, V इक्वल्स टू आई आर, और आर का वैल्यू आप लोग को मिल जाए 10 ओम। आई का वैल्यू दिया हुआ है हाफ, और V 5, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो आर इक्वल्स 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, तो देखिए आपका डायोड का जो साइन होता है तो कैसा होता है, ठीक ऐसे होता है। तो क्या बोल रहा है आपका, डायरेक्शन ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, तो ये पी टाइप मटेरियल नहीं करता है, पी इंजेक्शन नहीं करता है, एन टाइप मटेरियल भी नहीं करता है। ठीक है, ये कॉन्वेंशनल करंट फ्लो, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एरो इसी तरह डिनोट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा डी, करेक्ट ऑप्शन होगा कॉन्वेंशनल करंट फ्लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following fuel has least calorific value। ठीक है, लिस्ट मतलब सबसे कम जलाने पे, उसको बर्न करने पे सबसे कम मात्रा का कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग का निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया हुआ है, सारे वैल्यू लिखा हुआ है। यहाँ पे लकड़ी है 22,000, पेट्रोल 45,000, केरोसिन, डीजल, मीथेन, CNG, LPG, बायोगैस, हाइड्रोजन। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में कौन सा है, LPG का दिया हुआ है। LPG कहाँ है, LPG, उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, LPG, हाइड्रोजन, वुड, केरोसिन, चार दिया हुआ है। LPG, हाइड्रोजन, वुड मतलब लकड़ी, और केरोसिन, चारों में से कौन सा सबसे कम है, लिस्ट पूछा है आपसे, तो सबसे कम यहाँ पे हम लोग को लकड़ी दिख रहा है। तो हम लोग जानते ही हैं कि लकड़ी को जलाने से सबसे कम मात्रा कैलोरीफिक वैल्यू निकल के आएगा। अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग कोई भी चीज़ जलाने के लिए लकड़ी को ही जलाते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं करते हम लोग सबसे ज़्यादा में हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन जो है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो एलपीजी यूज़ करते हैं, खाना पकाने में एलपीजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं कोई भी इसका फ्यूल का सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने के लिए उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कैलोरीफिक वैल्यू के कारण ही हम लोग एलपीजी यूज़ करना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और वुड जो होता है उसमें वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है जलाने के बाद, ठीक है। इसलिए वुड को सबसे कम मात्रा में वेस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मतलब जो हाइड्रोजन जो फ्यूल होता है ये बहुत महंगा आता है, ठीक है। इसलिए इसको बहुत मतलब कीमती चीज़ों में, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए, सिर्फ उसी में यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन को, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू। ये चार्ट आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे, कौन सा किसका वैल्यू कितना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव व्हेन एवर रिसीविंग एंड वोल्टेज वीआर, मतलब हम लोग को बताना है वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। आपका देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है वी एस माइनस वी आर डिवाइडेड बाई वी आर, ठीक है। ये होता है सब सोर्स वोल्टेज, सोर्स साइड वोल्टेज, ये होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज, सोर्स मतलब सप्लाई एंड वोल्टेज, ठीक है। ये भी होता है। तो यहाँ पे जो इसका डिफरेंस जो आता है वो रिसीविंग एंड वोल्टेज का कितना परसेंट होता है, वही होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन मतलब और आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं, मतलब रिसीविंग एंड में वोल्टेज का जितना मात्रा में चेंज होता है, ठीक है, सप्लाई एंड वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, वही होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन। इसको हम लोग परसेंटेज से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, हम लोग को चाहिए, क्वेश्चन में बोला हम लोग का वी रेगुलेशन जो है वो हम लोग का नेगेटिव कब होगा, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पे देखिए कैसे हो सकता है, एक मात्र जब वी आर, यहाँ पे जब वी आर आपका ज़्यादा हो तभी एकमात्र पॉसिबिलिटी बनता है कि इसका वैल्यू नेगेटिव आए, ठीक है। मतलब वी आर को ग्रेटर देन होना पड़ेगा सप्लाई एंड वोल्टेज से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। वी आर शुड बी ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वी एस ग्रेटर देन वी आर होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगा, वी एस लेस देन वी आर होगा तो ऋणात्मक होगा मतलब नेगेटिव होगा, इक्वल होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन 0 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टू इंडक्शन, इंडक्शन नहीं वो गलत लिखा है, ये आपका इंडक्टर होगा, ठीक है। इंडक्टर का आप लोग ठीक कर लीजिएगा। दो इंडक्टर दिया हुआ है, एक है 4 हेनरी का और एक है 6 हेनरी का, ठीक है, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 हेनरी और 6 हेनरी दोनों को सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ होता है, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा
मतलब बोले तो इसका क्वेश्चन थोड़ा गलत सेट किया गया है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो केस हो सकता है, ठीक है। मानिए यहाँ पे आपका दो इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, सीरीज में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट कन्वेंशन जो होता है, मानिए यहाँ पे दो डॉट है, ठीक है। करंट इस तरफ से घुस रहा है, ठीक है, और इस तरफ से भी घुस रहा है, दो डॉट से घुस रहा है। ये डॉट कन्वेंशन है, मतलब आप अभी तक के लिए इतना मानिए कि डॉट से दोनों में करंट घुस रहा है, ठीक है। तो ये इसका पोलैरिटी जो होता है, इसका पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि दोनों का फ्लक्स जो होता है आपका ऐड करता है, ठीक है। इसका जो फ्लक्स होगा, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स, दोनों का फ्लक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऐड होगा, सपोर्ट करेगा। तो इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा, एम जिसको कहते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो आप लोग का पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव। इसका फार्मूला हम लोग का क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला हम लोग लिख लेंगे ऐसे, देखिए, एल इक्विवेलेंट जो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, वो होगा आपका L1 प्लस L2 प्लस 2M, ठीक है। ये होता है आपका L1, ये होता है आपका L2 और ये आपका M, ठीक है। अब दूसरा केस जो है, यहाँ पे दूसरा केस दिखाते हैं आपको क्या है। यहाँ पर मानिए ये डॉट को हम मिटा देते हैं, ठीक है। दूसरा केस जो होता है आपका, दूसरे केस में आप लोग का डॉट एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से करंट, यहाँ से क्या हो रहा है, करंट जो है यहाँ से निकल रहा है इस डॉट से, और इस डॉट से एंटर कर रही है, मतलब अपोजिट है, मतलब इस दोनों का फ्लक्स जो है दोनों को अपोज करेगा, ठीक है। इस केस में हम लोग का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, म्यूचुअल जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग का फॉर्मूला जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इस जगह पे प्लस ना होके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला हम लोग का यूज़ होगा, ठीक है, जो इसका पहला दिखा है और ये वाला, आप दोनों देख लीजिएगा, दोनों में से पोलैरिटी किसमें कौन सा है, उस हिसाब से आप लोग का फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सिंपली आपका देखिए, आपका यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का तो वैल्यू दे ही दिया है यहाँ पे, इसलिए हम लोग दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। सिंपली ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 10 हेनरी, ओके। और अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ रहता है तो हम लोग प्लस या माइनस, क्योंकि यहाँ पे डॉट पोलैरिटी भी नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे 2M कर देते करके हम लोग वैल्यू निकालते इसका। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द बिलो सिंबल सिंगल लाइन डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एक चार्ट होता है, तरह तरह का इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, उसका सिंबल उसमें दिया हुआ रहता है। तो ये जो सिंबल है ये आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर हम लोग बड़े बड़े सब स्टेशन में या पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका वोल्टेज मेजर करने के लिए, उस पॉइंट का जहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका वोल्टेज मेजर करने के लिए या वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ठीक है।
उसका सेकेंडरी वोल्टेज जो होता है, नॉमिनल वोल्टेज आपका 5 वोल्ट होता है, बहुत कम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 कपल्ड कॉइल्स, जो L1 और L2 का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों सेम है, और K का वैल्यू दिया है 0.75। ठीक है, और टर्न्स रेशियो निकालने के लिए बोला है, मतलब N1/N2। ठीक है, इन दोनों का टर्न्स रेशियो निकालने के लिए बोला है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंडक्टेंस का। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल रहा है, L प्रोपोर्शनल टू N²। ठीक है, तो यहीं से हम लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे 2 केस के लिए। ठीक है, तो अब क्या आ रहा है, ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके ये आएगा, और हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, L1 L2 दोनों का वैल्यू सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है L1 = L2। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, और K का वैल्यू दिया हुआ है 0.75। ठीक है, तो K का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, जस्ट N1 N2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। L1 L2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 0.5/0.5, और टर्न्स रेशियो हम लोग का आ गया 1। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो फार्मूला है आपका, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे और एक चीज़ बता देते हैं, ये आपका फार्मूला आ कैसे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फार्मूला आप लोग को दिखा, वो आपको देखिए ऐसा था, L = μ0 μr N² A/L। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, N² को ऊपर रख दिए और नीचे लिख दिए L बाई इन दोनों को और इसको हम नीचे ला रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसे करके μ0 μr और A, ये हम लोग लास्ट में पढ़े थे। ये जो होता है, ये आपका रिलक्टेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, रिलक्टेंस का कैसे साइन बताए थे, ठीक ऐसे होता है रिलक्टेंस। ठीक है, तो हम लोग L का फार्मूला क्या हो गया, यहाँ से L = N² बाई रिलक्टेंस। ठीक है, यही फार्मूला आप लोग को वहाँ से थोड़ा घुमा के लिखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्टेवेयर, अर्थवेयर या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ठीक है, ये आप लोग देखिएगा, आप लोग के घर में जो अर्थवेयर लगा हुआ रहता है, ठीक है, वो आप लोग चेक करिए, वो आपका होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील का। ठीक है, ये बहुत सस्ता पड़ता है, और गैल्वेनाइज्ड होने के कारण इसमें जंग भी नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो कॉपर हो, नाइक्रोम हो, कॉपर हो, ये सब बहुत महंगा आता है। ठीक है, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए स्टेवेयर, अर्थवेयर और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में तो गैल्वेनाइज्ड स्टील यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखें। एन इलेक्ट्रिक हीटर, कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक हीटर को हम लोग 230 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो 2 एम्पीयर का करंट ड्रॉ कर रहा है। देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द हीटर, मतलब हीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए बोल रहा है। यहाँ भी हम लोग सिंपली ओहम्स का लॉ यूज़ करेंगे। ओहम्स का लॉ क्या होता है, V = IR। भी अपना दिया हुआ है 230 वोल्ट। ठीक है, 230 वोल्ट दिया हुआ है, और I दिया हुआ है 2 एम्पियर। ठीक है, 230 वोल्ट 2 एम्पियर, सिंपली आप अप्लाई करिए ओहम्स का लॉ, और आंसर आ जाएगा R = 115 ओहम। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, द अमाउंट ऑफ एसी कंटेंट प्रेजेंट इन डीसी आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर इज गिवन बाय। ठीक है, तो यहाँ पे एसी कंटेंट प्रेजेंट इन द डीसी आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, रिपल फैक्टर। ठीक है, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आपको दिखाते रुकिए। देखिए, रिपल फैक्टर के पहले हम लोग देखेंगे फॉर्म फैक्टर। ठीक है, फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है आपका IRMS बाय आई एवरेज, या फिर VRMS बाय V एवरेज। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्म फैक्टर। और रिपल फैक्टर जो होता है वो होता है आपका, रिपल फैक्टर जो होता है RF, ठीक है, वो होता है आपका फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 और उसका रूट ओवर। ठीक है, ये होता है आपका रिपल फैक्टर का फॉर्मूला। इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है मे बी। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, अपने से प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों करिएगा, तो हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए, और मेहनत करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आज तक इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।